हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई वीडियो में हम यूपी पीईटी का नए सेट के साथ उपस्थित हैं। यहां पर सेट नंबर 8 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आज हम मैथ के और रीजनिंग के, जैसे हम डेली कुछ सवाल कर रहे हैं वैसे ही आज भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैथ का है वो है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो अभाज्य संख्याएं समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। जब मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था तो उसमें सारे संख्याएं जितनी भी होती हैं, चाहे प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभी मैंने आपको बताया है। उस वाली वीडियो को आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। अगर किसी की प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है कि उसको नहीं मिले या वीडियो नहीं मिली है तो मुझे बताए, मैं उसको दोबारा से उस चीज़ को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं छांट लेते हैं। तो सारी संख्याएं 53 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, 59 नहीं कटेगी, 61 नहीं कटेगी, 67 नहीं कटेगी। ठीक है, और यहाँ पर 71, 73, 79, इसी तरीके से 83 और 89, ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी संख्या से नहीं कटती हैं। अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो कितना आ गया, 9 3 12, 9 12 9 21, 21 और 3 24, 25 25 और 8 25 और 8 होते हैं 33, 33 और 12 33 और 12 33 और 12 होते हैं 45 45 का 5 हाथ से लगे 4। ठीक है, यहाँ पर जोड़ता है 8 8 16 16 8 16 और 7 23 23 और 7 30 30 7 37 37 और 6 43 43 और 6 कितने होते हैं 49 49 और 10 59 और 59 में 4 जोड़ देंगे तो कितने होते हैं 63। तो 635 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना था दोस्तों, इनका टोटल करना था। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं निकालनी थी, फिर इनका टोटल करना था, फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है। इस सवाल को देखते हैं दोस्तों, ये भी नंबर सिस्टम का है। ये सवाल कहता है 3 की घात n+2, 3 की पावर n, 3 की पावर n+1 और 3 की पावर n का मान क्या होगा। तो n क्या है, यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है। जब n वास्तविक संख्या है तो या तो हम दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। या तो हम इन जो ऑप्शन वाली वैल्यू है दोस्तों, इनके n बराबर रख दें, उसकी जगह रख दें n का जब मान। इन ऑप्शंस को धीरे धीरे बारी बारी से चेक करें। तो अगर जो कटकर संख्या वो स्वयं में प्राप्त हो जाए, जितनी पावर है, जैसे अगर n बराबर 2 रखूँ तो मेरा मान भी क्या आ जाए, कट फिट के 2 आ जाए, तो मेरा आंसर वही आंसर ठीक होगा। अगर मैंने 3 रखा तो मेरा आंसर कितना सही आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तब मेरा ये विकल्प सही होगा। इसी प्रकार से 4 रखूँगा तो 4 सही होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से ना करके मैं जैसा सॉल्व होता है उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर n, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 की पावर 2। जब दो संख्याएं जुड़ जाती हैं, दो संख्या में घातें कब जुड़ती हैं, जब मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 2 + 1 बराबर कितना आ गया, 3 की पावर 3 होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर होता दोस्तों, यहाँ पर n होता तो क्या हो जाता है 2 + n, यानी कि n+2। ठीक, तो संख्याएं क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाती हैं। तो अलग अलग भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसमें से 3 की पावर n, इसे लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n अपॉन, यहाँ पर आ गया 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर n, ये भी आ गया। आगे मैं बढ़ाता हूँ उसको। यहाँ पर कितने 3 की पावर n कॉमन आ गया, ये ले लिया। यहाँ कितना बचा 3 की पावर 2 और ये बचा -1। यहाँ 3 की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 3 की पावर 1 + 1। ठीक, ये 3 की पावर 1 यहाँ पर और 3 की पावर ये कट गया, यहाँ पर बचा 3 3 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ 2 4 4 दूनी कितना आ गया 8। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया, जो भी विकल्प हैं उनको डायरेक्टली हम इस पर रख दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों आयु से है। इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी आयु क्रमशः है, तो उनकी आयु बताना है, उनकी क्रमशः वर्तमान आयु क्या है। तो अगर मैं इसको जो सवाल कह रहे हैं उसकी लैंग्वेज को ही समझकर सवाल कर दूं तो हम तो इस तरीके से कैसे करते हैं इसको समझते हैं कि सबसे पहले हम लैंग्वेज को समझें। कोई भी 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों, उन 4 विकल्पों में से हम चूज़ करेंगे कि सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब इस तरीके से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने ये लिया और लेने के बाद में दोनों कंडीशन जो दी हैं, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी होनी चाहिए और 18 साल अगर मैं जोड़ दूं तो कितना होना चाहिए, 2 गुनी होना चाहिए, तब मेरा आंसर ठीक है, अंतर नहीं। तो मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, 2 वर्ष 32 वर्ष यहाँ पर व्यक्ति की आयु हो गई और 7 वर्ष क्या हो गई, उसके बच्चे की आयु हो गई, पुत्र की आयु हो गई। एक पुत्र छोटा होगा, पिताजी बड़े होंगे, यही चीज़ ध्यान रखना भाई। अब 2 वर्ष पहले की बात है तो 2 साल मैंने घटा दिया तो कितना बचा, ये 5 साल पहले 5 वर्ष का होगा और ये कितने साल का होगा, 2 साल इसमें से घटा दिया, ये 30 साल का होगा। 5 एकम 5 छक 30, इसका मतलब 1 गुना, भाई ये तो 1 6 गुना आ गई, नहीं आ गई, इसका मतलब 2 साल पहले तो उसकी 6 गुना थी, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब पहला विकल्प तो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या दूसरे से भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है? 18 साल बाद मैं 18 साल जोड़ दूँ 32 में, 32 में 18 जोड़ दिए तो कितना आ गए, वहाँ पर हो गए 0 और यहाँ पर हो गए 40। ठीक है, 40 साल हो गए। यहाँ 7 साल में 18 साल जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 8 7 15, यहाँ से लगा 1 और 50 आ जाएगा और 8 7 कितने होते हैं, 25। तो कितनी होनी चाहिए, फिर दुगनी हो जाएगी, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। इसका मतलब 18 साल बाद उसकी आयु कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फैक्शन हो गई, इसलिए आंसर नंबर ए हो गया। यह तरीका बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम आंसर को लगा सकते हैं अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके, और सवाल की जो कंडीशन है उनको फिलफिल बिठा सकते हैं। ये इसे कहते हैं ऑप्शन मेथड से सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। और आगे बढ़ता हूँ मैं तीसरे सवाल की तरफ, और इसको आराम से नोट कर लीजिए, उतार लीजिए आराम से। अगला सवाल दोस्तों औसत से है। औसत का सवाल कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनमें से 2 संख्याएं 45 व 55 छोड़ दी जाएं तब इसका औसत क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले दोस्तों औसत और संख्याएं दी हों तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए, योग निकाल लेना चाहिए। तो 50 × 38 कितना आ गया, 5 × 8 40, 0 5 ने 15 4 1900। तो टोटल योग कितना आ गया इन संख्याओं का, 1900 आ गया। ठीक है, 50 50 38, जो 38 38 50 लोगों में बांटा जाए तो 19 उसका औसत हो गया, 19 उसका योग हो गया। अभी कह रहा है 45 और 55 की 2 संख्याएं हैं, छोड़ दो। इसका मतलब टोटल कितना छोड़ दो, 45 और 55 100, तो कितना आ गया 1800। अब संख्याएं कितनी रहेगी मेरे पास संख्या रहेंगी 48, क्योंकि 50 संख्याएं अब तक थी, अब 2 संख्याएं उसमें से माइनस कर दी तो 48 संख्याएं रहेंगी। तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 × 18, 300 ऊपर आ गया, 6 × 48, 8 नीचे आ गया। 8 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 8 × 3 = 24, बच्चे कितने 60 हो गए, 8 × 7 = 56, 5 तो 37.5 आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा औसत का सवाल। बहुत ही आसान तरीका है सवालों को करने के लिए, बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं। ये पीईटी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करके जाना। अगले सवाल की तरफ आते हैं जो कि परसेंटेज का है दोस्तों। परसेंटेज में हम देखते हैं x का 45%, 90 का 30% और 210 का 30%, x का 20%। तो x का मान पूछ रहा है, x कितनी जगह आया है, 2 जगह। तो मैं लिख दे रहा है x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई बटे 100। ठीक है, प्लस 90 × 30 परसेंटेज बटे 100। का मतलब गुणा होता है, ये ध्यान रखना। 210 गुणा कितना 30 बटे 100 प्लस x गुणा 20 बटे 100। एक चीज़ हमें याद रखना है, अगर हमारे पास कहीं परसेंटेज लिखा हुआ है, इस 100 को मत लगाओ, इस चीज़ को। ठीक है, इसको मिटा दे रहा मैं। यहाँ पर भी परसेंटेज है,
सेम जगह है और यहाँ पर भी परसेंटेज है सेम 2 जगह है, इधर भी 2 जगह है और उधर भी 2 जगह है। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, इस परसेंटेज को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45x और यहाँ पर कितना 20x माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा कितना 9 3 27 270 और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस के सॉरी और ये आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 630। ठीक है, 21 3 63 होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिए और ये 9 3 27 होते हैं, डबल ज़ीरो लग जाएगा यहाँ पर बस इतना। और ये घटा दूंगा तो कितना बचेंगे 15 बचेंगे 25 बचेंगे 25x। यहाँ पर कितने बच जाएंगे 13 में से 7 गए 6 बचे, यहाँ रह गया 5 5 में से 2 गए 3 बचे, तो 3600 आ गया। ठीक है, अब 25 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ, यहाँ लिख दूँ 36 गुणा 100, तो 25 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 25 चौका कितने होते हैं 100 होते हैं। तो 36 4 की गुणा कर दो, 4 6 24, हाथ से लगा 2। अब इसमें 4 पहले स्थान पे कहाँ आ रहे हैं, स्थान पर ये ध्यान रखना 4 आ रहे हैं 144, तो 36 आती हैं 12 2 14, 144 क्या हो गया इसका 144 इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोबारा समझ लो, अगर दोनों तरफ सेम परसेंटेज लगी है, यहाँ पर भी 2 जगह है वहाँ पर भी 2 जगह है, तो परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देते हैं। बाकी हमारी जो संख्याएँ बचती हैं, जैसे ये भी एक्स टर्म थी वो भी एक्स टर्म थी, तो एक्स टर्म वाली संख्याओं को एक तरफ कर लिया और बाकी जो संख्याएँ थी उनको एक तरफ कर लिया और घटा दिया, शेष को भाग दे दिया, यह आंसर होगा। ठीक है, तो एक लाइन का सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। ये थे 5 सवाल मैथ के। अब रीजनिंग के सवालों की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का पहला रीजनिंग का सवाल है, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू है 18 5 14 9 14 सॉरी 13 और यहाँ पर 4 यहाँ 5 और यहाँ पर कितनी हो गई 18। ये जो वैल्यू थी मैंने उनकी लिख दी। जो स्थानीय मान इनके हैं कितने 19, यहाँ पर 6, यहाँ पर 14, यहाँ पर 10 13 3 4 और 17। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखना है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 13 है 14 हो गया, 9 था यहाँ 10 हो गया, यहाँ 14 था 13 हो गया, यहाँ 4 था 3 हो गया, 5 था 4 रह गया, 18 था 17 रह गया। तो हमें ये पहचान लगा कि आधे जो नंबर्स हैं दोस्तों, आधे जो नंबर्स हैं आधे नंबर में हमारा क्या हुआ इंक्रीजन हुआ है और आधे नंबर में क्या हुआ डिक्रीजन हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको सेम तरीके से पैटर्न बना लेते हैं। 19 यहाँ पर है, ये 20 है, ये 1 है, ये 14 है, तो 19 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 2 और 14 का 15। ओ अब इसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा डी का सी, यहाँ पर जेड और का क्यू और यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, हो गया। पैटर्न याद रखना चाहिए। सबसे पहले पैटर्न अगर हमें याद है तो सवाल आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको नंबर याद होने चाहिए इनके। अगर नंबरिंग याद है, अगर आप नंबरिंग याद करके रखते हैं तब ये सवाल आसान हो जाते हैं। आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ज़रा मैं पढ़ देता हूँ, उसको करते हैं। ऋतु मानसी से कहती है कि मैं कल जिस लड़की से समुद्र तट पर मिली थी वह मेरी माँ के ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी बेटी थी। वह लड़की ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? वह आंटी, बेटी, कजिन, भांजी या भतीजी। ठीक है, सवाल अच्छा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इस सवाल को करते हैं। ऋतु और मानसी 2 लोग थी। ऋतु मानसी से कहती है कि समुद्र तट पर वह जिस लड़की से मिली थी वह मेरी ब्रदर माँ के। ऋतु दोस्तों ऋतु कह रही है किससे? मानसी से। तो ऋतु की माँ का ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ 2 चीज़ होती हैं, एक तो देवर होता है और एक होता है बहनोई। तो अब मैं दोनों सेंस में भी आंसर निकालता हूँ तो क्या आंसर आएगा। अगर मैंने बहनोई का आंसर निकाला, ठीक है, बहनोई से, तो बहनोई की छोटी लड़की,
बहनोई की छोटी लड़की कौन हो गई थी? छोटी लड़की, तो भी इसकी कौन हुई? बहन हुई, कजिन हुई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया देखो दोस्तों, देवर, और देवर की भी जो छोटी लड़की वो कौन होगी? कजिन होगी। इसका मतलब आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग अपना अपना आंसर बताइए कि इसमें यही आंसर ठीक है या मैंने गलत किया है इसको। ठीक है, इस चीज़ की ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि कथन है सिका ने एक राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में भाग लिया और इसे जीता। निष्कर्ष है सिका देश की सर्वश्रेष्ठ गायिका है। दूसरा है सिका एक अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर है भी है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं। इसमें हमें एक चीज़ देखना होगा दोस्तों कि इसमें यह कह रहा है कि सिका राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में भाग लिया। सिका ने ये नहीं कहा कि सिका अच्छी गायिका है, सर्वश्रेष्ठ गायिका है। जब कथन में कोई किसी भी बात को नहीं कहता और हमारे निष्कर्ष में होता है तो वो बात गलत होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो गया क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कहीं पर भी आया नहीं है। उसके बाद में कह रहे हैं एक अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर है। दोस्तों उस स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए ये भी आंसर गलत है। तो ये दोनों विकल्प कैसे हो गए? गलत हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि रीजनिंग का सवाल है। 5 लड़के BGNPT 5 पुस्तकें BGNPT को एक के ऊपर रखा जाता है। N और G के बीच केवल एक पुस्तक रखी जाती है। ठीक है, रखी गई है। B F के ठीक ऊपर है, B N के ऊपर है। ठीक है, N G के ऊपर नहीं। कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर है? 4 विकल्प दिए हैं, A B, पहला ऑप्शन B, दूसरा G, तीसरा C, T और D है P। तो हम इन सवालों को देखते हैं कि सवाल ये किस तरीके से इसको रखना। आपने भी सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा दोस्तों, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। N और G के बीच केवल एक पुस्तक रखी गई है, तो मैं कहीं पर भी यहाँ पर लिख दे रहा N और यहाँ लिख दे रहा G, इसके बीच में एक पुस्तक रखी गई है। बड़ा सा लिखता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ N और यह लिख गया G, इनके बीच में क्या रखी गई है? एक पुस्तक रखी गई है। आगे क्या कह रहा है? B P के ठीक ऊपर है। तो B P के ठीक ऊपर 2 कंडीशन में हो सकता है, तो मैं यहाँ बना दे रहा B जो है वो P के ठीक ऊपर है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? B N के ऊपर है, इसका मतलब N के ऊपर है। इसका मतलब ये पूरा मिटा दो यहाँ से, तो B यहाँ पर होगा, P यहाँ पर होगा, तभी तो ठीक ऊपर आएगा। और एक बचा हमारे पास, क्या बचा? T बचा, ये भी हो गया। और क्या दिया है उसने? G इसके नीचे है। तो आंसर क्या कह रहा है कि कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर है? तो B क्या है? B हमारी सबसे ऊपर है। इसका मतलब A ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। A ऑप्शन क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल दिया है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल दिया है, इसमें से हमें एक असंगत चुनना है, कौन सा इसमें अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया है 25:150, दूसरा दिया है 31:186, तीसरा दिया है 55:330 और चौथा दिया है 49:343। तो इसमें से एक ऑड है जो चुनना है हमें। तो मैं इसको, ये कई तरीके से होता है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये संख्या प्राप्त होगी, कभी कभी ये भाग देने के बाद प्राप्त होती है। एक तो पूरी तरीके से कट रही होगी संख्या, या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो संख्या प्राप्त हो रही होगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से देखो, मैंने डिवाइड किया तो कितना आया? 25 से मैंने 150 को भाग दिया तो 6 बार आए। 25 छक्का 150 होते हैं। यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर 31 छक्का, 6 कम 6 6 18, ये भी कट रहा है। ठीक है, 55 छक्का कितने होते हैं? 6 बार में, 5 छक्के 30, 6 पंच 30। ठीक है, और 49 सत्ते होते हैं दोस्तों, छक्का बार नहीं होते, इसलिए आंसर नंबर कौन सा होगा? डी आंसर हो गया। बाकी सब में कितने की मल्टीप्लिकेशन होगी? 6 की।
कितने की मल्टीप्लिकेशन होगी, 6 की। बाकी सब में 6 की मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ, हमारे 7 के मल्टीप्लिकेशन हुई है। ये थे हमारे आज के रीजनिंग और मैथ के सवाल। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों को। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।